हेलो फ्रेंड्स, ये फेसबुक ग्रुप पे आपने कुछ एरर्स पूछी थी, तो इसको मैं आपके सामने एक बार बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए लेके आया हूँ। ये जो सारी एरर मैं आपको समझाऊंगा वो बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी से लेकर के होशियार विद्यार्थी तक सबकी समझ में आएगी प्रॉपर तरीके से। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आपसे कृपया अनुरोध है कि आपकी तरह ही बहुत से लोगों को डाउट है, तो कृपया 5-5, 10-10 लोगों को आप अभी शेयर कर दें सबसे पहले, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें, इससे और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। तो देखिए, सबसे पहली एरर है, आई लव्ड द ड्रॉइंग्स दे वर सो रियल, कि मुझे वो ड्रॉइंग्स बहुत पसंद आई। ड्राइंग्स पसंद आई मतलब पेंटिंग्स, ड्राइंग्स पसंद आई। दे वर सो रियल, वो बहुत रियल लग रही थी। जैसे काऊ की किसी ने पेंटिंग बनाई तो बहुत ही मतलब ऐसे जीवंत लग रही थी, जैसे कि सामने गाय चल रही हो। तो रियल जब बोल रहा है तो उसको इतनी पसंद आई पेंटिंग्स। अब बाकी देखिए, वैसे आपको बाकी में कोई भी गलती नहीं दिखाई देगी। आई लव्ड द ड्राइंग्स, कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइंग में ऐसा लगा दिया है, बहुत सारी ड्राइंग्स थी। दे वर सो रियल, वो बहुत ज्यादा क्या थी, रियल लग रही थी। तो देखिए आप कि इसमें क्या लग रहा है, आप फिर से एक बार वाक्य को पढ़िए कि मैंने वो ड्राइंग्स पसंद आई, वो बहुत रियल थी। तो आपको एक कनेक्टिव वर्ड का ऐसा लग रहा है कि दो वाक्यों को कहीं से कहीं तक जोड़ा नहीं गया है। कॉमा, पंक्चुएशन मार्क की तो उसमें एरर माफ रहती है, लेकिन कोई भी कनेक्टिव नहीं जोड़ा गया है। बस केवल इतनी सी गलती है इस वाक्य में। तो हमें ऐसा बोल देना चाहिए था, मुझे पेंटिंग्स पसंद आई, मुझे वो पेंटिंग्स पसंद आई जो बहुत रियल थी। या तो ऐसे बोल दीजिए आप, या फिर और अच्छे से इंप्रूवमेंट करना है तो आई लव द ड्राइंग्स बिकॉज दे वर सो रियल। आपने एक रीजन दे दिया कि क्योंकि या चूंकि वो पेंटिंग्स बहुत रियल थी इसलिए मुझे वो पसंद आई। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लव द ड्राइंग्स एंड दे वर सो रियल, मुझे पेंटिंग्स पसंद आई और वो बहुत रियल थी। ठीक है ना। तो आप तीनों तरीके से वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिना कनेक्टिव के ये वाक्य बड़ा विचित्र सा लगता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे कि मुझे वो पेंटिंग्स पसंद आई, वो बहुत रियल थी, वे बहुत रियल थी। तो आपको कहीं ना कहीं एक कनेक्टिव वर्ड मिसिंग लग रहा है। तो वाक्यों को सुधारने के लिए कनेक्टिव का जरूरी है। कोई कंजक्शन आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप बिकॉज यूज करें, आई लव्ड द ड्राइंग्स बिकॉज दे वर सो रियल, कोई कारण दे दीजिए। तो पार्ट सी में आपकी यहाँ पर गलती हो जाएगी। इज दैट क्लियर सभी लोगों को? इस वाक्य में ज्यादा कोई गलती नहीं थी, पार्ट सी में यहाँ पर गलती है क्योंकि आप यहाँ पर एक बिकॉज करके कोई भी एक कनेक्टिव जोड़ दीजिए। अब आप कहेंगे सर मैं पार्ट बी में भी लगा सकता था कनेक्टिव, तो पार्ट सी में कैसे पहचानूं? देखिए, पार्ट बी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं है। यदि आप कनेक्टिव जोड़ें तो वाक्य के अगले वाक्य में आप एरर टेक करें, क्योंकि यहाँ पर आनी चाहिए थी बिकॉज दे वर सो रियल। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, बट ज्यादातर यदि आंसर आएगा तो सी पार्ट में ही आएगा। तो आप यहाँ तक तो करेक्ट मान के चलिए, यहाँ कनेक्टिव जोड़ा जाना चाहिए था बिकॉज दे वर सो रियल। तो ये पार्ट सी में यहाँ पर गलती है। अब सो रियल भी ठीक है यहाँ पर, क्योंकि सो और वेरी में क्या डिफरेंस होता है हम ये देख लेते हैं। सो और वेरी में, वेरी जब आप किसी व्यक्ति को नई जानकारी देते हैं जिसके बारे में उसको पता नहीं होता है, तब वेरी का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं हटा देता हूं और आपको यहां पर बता देता हूं सो और वेरी में डिफरेंस क्या होता है। जैसे आपने बोला दिस बुक फिल द ब्लैंक्स इंटरेस्टिंग, तो किसी को पता नहीं, आप उसको नई जानकारी दे रहे हैं कि ये किताब कैसी है, बहुत ज्यादा रुचिकर है, तो यहां पर वेरी का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं है ये किताब कैसी है। बट यदि आप ऐसे बोलेंगे वाक्य में कि आई एम सॉरी, आई एम फिल इन द ब्लैंक्स लेट, तो आपने पहले ही उसको जानकारी दे दी कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, तो जानकारी दे दी आपने। फिर क्यों क्षमा प्रार्थी हूं? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूं। तो जब जानकारी में आ जाती है कोई चीज तो सो का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आई एम सो लेट का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए वाक्य आप समझ जाएंगे। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स क्यूट, तो यहां पर क्या आना चाहिए, वेरी क्यूट या सो क्यूट? ही इज वेरी क्यूट का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि आप नई जानकारी दे रहे हैं। दिस न्यूज इज फिल इन द ब्लैंक्स इंटरेस्टिंग, तो दिस न्यूज इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। लेकिन यदि आपने बोल दिया आई लव हिम या आई लाइक हिम बिकॉज ही इज फिल इन द ब्लैंक्स क्यूट,
तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं उसे पसंद करता हूँ, रीजन दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वह बहुत क्यूट है। तो यहाँ पर नई जानकारी नहीं है, यहाँ पर पहले से जानकारी दे दी गई है, एक वाक्य लिख दिया गया कि आई लाइक हिम, तो यहाँ पर आप सो का प्रयोग करेंगे। इतना सा डिफरेंस था। अब आप उस वाक्य पे जाइए, आई लव द ड्रॉइंग्स बिकॉज दे वर सो रियल। उसने ड्रॉइंग्स को पसंद किया तो पहले ही उसने बता दिया, जानकारी इन्फॉर्मेशन दे दी, रेफरिंग टू द इन्फॉर्मेशन। उसने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी कि ड्रॉइंग्स को मैंने पसंद किया, इसलिए वहां पर सो का प्रयोग भी सही माना जाएगा। तो वहां पर आप बिकॉज लगा करके वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा इस पर बात ना करते हुए मैं अगली एरर पे आता हूं। द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी, द स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी whom allowed them to sit for the exam। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाक्य गलत है या सही है ये पता करना जरूरी है। तो ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। देखिए यहाँ पर whom का प्रयोग किया गया है। जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो who हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है। स्टूडेंट्स कर लेना वहां पर। और whom का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब आई का क्या होता है? मी, ठीक है ना। और शी का क्या होता है? हर। दे का देम, जो दूसरा वाला मैं बोल रहा हूं, दे का देम ऑब्जेक्ट होता है, आई का मी होता है, शी का हर होता है, ही का हिम होता है, वी का अस होता है, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हमेशा सब्जेक्ट कोई भी क्रिया लेता है, सब्जेक्ट के साथ आई गुड बॉय, क्या ये वाक्य सही है? आई गुड बॉय नहीं है सही, क्योंकि आई एम अ गुड बॉय का प्रयोग किया जाएगा। आई एम अ गुड बॉय, क्योंकि आई के साथ क्या आ रही है? सहाय क्रिया। ही क्रिकेट सही है कि ही प्लेस क्रिकेट सही है? आप कह देंगे ही प्लेस क्रिकेट, ही तो सब्जेक्ट है तो उसकी क्रिया कहां गई? बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहां पर लगता है। अब आप देखिए तो स्टूडेंट से वाक्य शुरू होता है, ये प्रथम सब्जेक्ट, और इसकी मुख्य क्रिया क्या हो गई? मेट। के जो छात्र थे वो कॉलेज की अथॉरिटी से मिले, कॉलेज की अथॉरिटी से मिले, तो स्टूडेंट्स की सहायक क्रिया क्या हो गई? मेट। Whom allowed them to sit for the exam, उसका वाक्य का भावार्थ यह है कि जिन्होंने उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी। कॉलेज अथॉरिटी से मिले जिन्होंने उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी। अब देखिए एक और वर्ब आप जरा छांटिए कहाँ है। एक तो मेट हो गई, मीट की सेकंड फॉर्म मेट। अब देखिए दूसरी आप वर्ब क्या है? क्या कॉलेज वर्ब है? नहीं है। अथॉरिटी वर्ब है? नहीं है। अलाउड वर्ब है? बिल्कुल सही बात है, अलाउड वर्ब है, ठीक है ना। अब सिट भी वर्ब है वैसे तो, लेकिन ये इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग की गई है, तो ये किसी सब्जेक्ट की वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव के साथ प्रयोग की गई है, उद्देश्य बता रहे। अब आप एक वाक्य देखिए, आपको शुद्ध हिंदी में समझाता हूं। ही प्लेड क्रिकेट या हिम प्लेड क्रिकेट? बताइए बुद्धिमानो, ही प्लेड क्रिकेट या हिम प्लेड क्रिकेट? सबको आता होगा, कमजोर विद्यार्थी से लेकर के स्ट्रॉन्ग विद्यार्थी भी बता देगा कि इसमें ही प्लेड क्रिकेट आएगा, हिम प्लेड क्रिकेट कैसे हो सकता है। आप सही कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ही क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लेता है? वर्ब। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब लेगा क्या? नहीं, इसलिए ये वाक्य गलत हो जाता है। बस आपको समझाने वाला चाहिए। यदि आपको कोई प्यार से समझा दे, बच्चों की तरह बैठा करके समझा दे, तो हर व्यक्ति इन छोटी मोटी त्रुटियों को बड़ी आसानी से सही कर सकता है। तो स्टूडेंट की वर्ब क्या हो गई? मेट, ठीक है ना। अब अलाउड किसकी वर्ब है? अभी मैंने बताया हु क्या होता है? सब्जेक्ट। और हुम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हुम के लिए अलाउड वर्ब का प्रयोग किया जाना चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि हुम क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या नहीं लेता? वर्ब नहीं लेता, इसलिए सब्जेक्ट। अब आप कहेंगे अथॉरिटी को देख लेते हैं हम। अथॉरिटी क्या होती है? किसी को आप पावर दे देते हैं तो वो भी अथॉरिटी है, और अथॉरिटी कोई व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कि आपकी कॉलेज में एक अथॉरिटी होगी जो कि आपको कुछ काम करने के लिए देती होगी, अब कहते हैं ना ये अथॉरिटी है इसके। और एक अथॉरिटी होती है अनकाउंटेबल नाउन, जो उसके पास पावर होती है। अथॉरिटी, आई गिव यू अथॉरिटी टू डू दिस, मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप ये सब कर लीजिए। तो एक अथॉरिटी
ऐसी हो गई फीलिंग वाली जिसको आप केवल पावर के रूप में समझ सकते हैं, और दूसरी अथॉरिटी कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट कॉलेज अथॉरिटी से मिले तो कोई व्यक्ति रहा होगा, इतना तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर अथॉरिटी भी तो यहाँ पर आप कह रहे हैं सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट मेट द कॉलेज अथॉरिटी। अब इसके लिए जो प्रयोग का प्रयोग किया गया है वो यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अथॉरिटी है वो तो हो गया नाउन, और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग तो दोनों को एक ही काउंट करते हैं, हमेशा अलग अलग काउंट नहीं करते। अथॉरिटी के लिए और जो हु का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर हुम का नहीं, हु का प्रयोग, ये दोनों एक ही होते हैं। जैसे कि मैं बताता हूं आपको एक बात, राम हु इज गुड प्लेयर हैज वॉन दिस मैच। देखिए, राम हु इज अ गुड प्लेयर, राम जो कि एक अच्छा प्लेयर है, उसने इस मैच को क्या कर लिया है, जीत लिया है। तो राम यहां पर प्रथम सब्जेक्ट हो गया, क्लियर है, और इसकी वर्ब और हु यहां पर दूसरा सब्जेक्ट हो गया। तो हु के लिए वर्ब क्या है, इज, और राम के लिए क्या है, हैज। राम हैज वॉन दिस मैच, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों को एक ही काउंट करते हैं, रट लो। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को क्या करते हैं, एक ही काउंट करते हैं। हैज क्या है, सहायक क्रिया, और विन क्या है, मुख्य क्रिया। तो राम हैज वॉन, राम के लिए एक कोई सी भी काउंट कर लो, चाहे हैज कर लो चाहे वॉन कर लो, और हु के लिए क्या है, इज। तो राम जो कि एक अच्छा प्लेयर है, उसने इस मैच को जीत लिया है। लेकिन यहां पर क्या है, आप मेट के बाद, राम मेट के बाद जो सब्जेक्ट जो क्रिया है मुख्य क्रिया, उसके बाद आप कॉलेज अथॉरिटी का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉलेज अथॉरिटी सब्जेक्ट नहीं रही, ऑब्जेक्ट बन गई। जैसे कि देखिए कैसे, ये वाक्य आपने समझा। अब राम से ही आपको दूसरा वाक्य समझाता हूं। ही मेट राम हु इज रीनाज ब्रदर। अब आप कहेंगे, देखिए उसमें क्या था, राम हु इज अ गुड प्लेयर हैज वॉन दिस मैच, तो हु के लिए एज अलग था और राम के लिए हैज वॉन अलग था। अब उसमें कहेंगे आप सर राम है, ही के लिए तो मैट हो गई सर वर्ब, बिल्कुल सही बात है, मैट हो गई। और राम के लिए कोई वर्ब नहीं है यहाँ पर, हु के लिए एज है, लेकिन राम के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्यों है ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये मुख्य क्रिया के बाद आया है। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको सब्जेक्ट बनाया, तो उसकी फिर आप वर्ब लगाएंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाया, राम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट तो नहीं है, और उसके लिए आपको एक सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो कि रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, विच इत्यादि। तो यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए वर्ब आएगी, राम के लिए नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर राम ऑब्जेक्ट है। आपको राम को ऑब्जेक्ट को पुनः सब्जेक्ट बनाने के लिए आपने हु का प्रयोग किया गया है। तो ही की हो गई मेट वर्ब और हु की हो गई इज वर्ब। इज दैट क्लियर है? अब आप देखिए, एक और आप देखिए, रवि। अब आप बताएंगे हु इज माय ब्रदर इज जीनियस। यदि मैं यहां से इज को हटा दूं तो क्या आप इस वाक्य को सही कर देंगे, राम हु इज माय ब्रदर जीनियस। आप कहेंगे सर रवि सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, और सब्जेक्ट का ही रिलेटिव प्रोनाउन फिर से एक और सब्जेक्ट है। तो राम हु इज अ गुड प्लेयर, तो हु के लिए किसका प्रयोग किया गया है, इज का। तो फिर राम के लिए प्रयोग किया, क्योंकि रवि के लिए प्रयोग कहाँ है, क्योंकि रवि भी क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर एक और वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आप सब्जेक्ट वर्ब काउंट कर लीजिए। अब इस अपने मेन वाक्य पर आते हैं। स्टूडेंट्स मेट द कॉलेज अथॉरिटी। तो स्टूडेंट सब्जेक्ट हो गया, मेट, और जो कॉलेज अथॉरिटी क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने हुम को बना रखा था, इसलिए हुम लिख रखा था पहले वाक्य में, यदि आपने देखा हो तो हम हु की जगह किसका प्रयोग करेंगे, आप इतना समझिए, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इज दैट क्लियर? अब हु सजीवों के लिए प्रयोग होता है, हु और हुम सजीवों के लिए प्रयोग होता है, और हु सब्जेक्ट होता है और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन
विच सब्जेक्ट भी होता है निर्जीवों के लिए और ऑब्जेक्ट भी। तो विच के प्रयोग में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यही सब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट है। लेकिन हु और हुम के प्रयोग में आपको जनरली समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो हु सजीवों के लिए लिख लीजिए कॉपी में, विच निर्जीवों के लिए, और हुम सजीवों के लिए, और विच सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही होता है। तो विच के प्रयोग में आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है। अब देखिए हु का प्रयोग किया जा रहा है तो वाक्य कौन सा सही होना चाहिए, सेकंड वाला। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो सिट इन द एग्जाम दिया हुआ है, जबकि ये सिट के साथ एग्जाम में बैठने के लिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है कि सिट फॉर दी एग्जाम का प्रयोग किया जाता है। सिट इन द एग्जाम का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता है, सिट फॉर दी एग्जाम होता है। तो ये वाला वाक्य गलत हो गया दूसरा वाला, क्योंकि इसमें सिट इन दिया हुआ है जबकि सिट फॉर, जबकि जो पहला वाक्य पहले से दिया हुआ है हुम, उसमें सिट फॉर सही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की गलती थी। तो आप देखिए अभी मैंने बताया आपको कि विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में किया जा सकता है। तो आप यहाँ पर विच लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हाँ, लेकिन एक बात थी कि यहाँ पर कॉलेज अथॉरिटी चूंकि व्यक्ति था, इसलिए कॉलेज अथॉरिटी चूंकि व्यक्ति था इसलिए आप यहाँ पर हु का प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन चूंकि ऑप्शन में दिए ही नहीं गया है तो हम एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे। अब अथॉरिटी क्या है, हो सकता है उन्होंने क्या सोच के दे दिया इसको, उन्होंने निर्जीव चीज अथॉरिटी पावर के रूप में मान लिया हो कॉलेज अथॉरिटी को। तो बिच का प्रयोग भी आप यहाँ पर सही मान सकते हैं, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सिट फॉर का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो बिच अलाउड देम। हुम का प्रयोग तो नहीं होगा, इतना तो आप समझ गए, क्योंकि हुम क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और अलाउ के लिए वर्ब हु आनी चाहिए यहाँ पर। अब आप देखिए अगला वाक्य, इसको मैं हटा देता हूं। हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी, ठीक है ना। अब देखिए जब भी वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होती है, रट लो, आज ही रट लो, मेरे संग में रट लो। जब भी वाक्य की शुरुआत WH वर्ड से होती है, WH वर्ड से, तो उसके बाद उस टेंस की क्या आती है, सहायक क्रिया आती है। उसके बाद क्या आती है उस टेंस की, बोलिए, सहायक क्रिया आती है, सहायक क्रिया आती है। अब कैसे आती है, कौन सा वाक्य सही है, व्हाट इज योर नेम, सिंपल प्रेजेंट वाक्य है, और व्हाट योर नेम इज। आप कह देंगे सर व्हाट इज योर नेम हमने बचपन से ही पढ़ा है कि तुम्हारा नाम क्या है। क्यों पढ़ा है आपने, क्योंकि वो रूल फिक्स था कि WH वर्ड के बाद उस टेंस की सहायक क्रिया आती है। तो व्हाट इज तुरंत सहायक क्रिया आएगी उस वाक्य की। एक और वाक्य ले लेते हैं, ये वाला वाक्य सही है, ये वाला क्या है, गलत है अभी फिलहाल की स्थिति में। तो विच स्कूल यू स्टडी इन, या फिर विच स्कूल, कौन सा वाक्य सही है आप बताइए, डू यू स्टडी इन। अब आप देखिए समझ गए होंगे, WH वर्ड से जब वाक्य की शुरुआत हो, फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूं, तो उस टेंस की सहायक क्रिया क्या आ जाती है, उसके तुरंत बाद आती है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया तो दी ही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, बोलिए, डू और डज। परफेक्ट की क्या होती है, बोलिए, हैज और हैव। कंटिन्यूस की क्या होती है, बोलिए, इज, एम, आर। पास्ट परफेक्ट की क्या होती है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड वहां पर क्या होती है, सहायक क्रिया। तो जब भी वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसके बाद तुरंत उसकी क्या आती है, सहायक क्रिया आती है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या होती है, डू और डज। वेयर डू यू लिव होता है कि वेयर यू लिव होता है, वेयर डू यू लिव होता है। क्यों, क्योंकि वेयर क्या WH वर्ड है और प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है डू या डज। तो तुरंत डू आनी चाहिए, क्योंकि यू सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो डू एक वचन होता है तो डज। तो वेयर यू लिव नहीं, वेयर डू यू लिव। ऐसे विच स्कूल यू स्टडी इन नहीं, विच स्कूल डू यू स्टडी इन। एक और वाक्य देख लेते हैं, आपकी ये समझ में नहीं आया वो तो, वेयर ही हैज गॉन, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। हैज के बाद वर्ब की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। जब भी हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो वेयर ही हैज गॉन गलत वाक्य है, क्योंकि WH वर्ड जब भी आता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया उसके तुरंत बाद आती है, तो वेयर हैज ही गॉन हो जाएगा।
अब आप इस वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं। वाक्य की शुरुआत हाउ लॉन्ग WH वर्ड से शुरू हो रही है, तो उस टेंस की सहायक क्रिया आगे आनी चाहिए, आर इधर आनी चाहिए थी, लेकिन ये वाक्य गलत है तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दिया गया वाक्य में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है। तो वेयर आर यू लिव, वेयर आर यू लिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रट लो, इज, एम, आर, बाज और बर, इनके बाद या तो वर्ब में ING आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती कभी भी। आप कोई सा भी वाक्य उठा के देख लेना, इज, एम, आर, बाज, बर के बाद या तो वर्ब में क्या आती है बोलो ING, या क्या आती है बोलो वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। जब आप वाक्य को इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाते हैं, WH वर्ड का यूज करते हैं, तो आप मुख्य क्रिया को किसके अनुसार यूज करते हैं? उसकी सहायक क्रिया के अनुसार यूज करते हैं। तो इज, एम, आर, बाज, बर के बाद क्या आती है बोलो? वर्ब में ING आती है। वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी नहीं आ सकती। तो आर यू लिव, तो आर इसकी सहायक क्रिया है, तो लिव में क्या नहीं लगा हुआ? ना तो ING लगी है और ना ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये वाक्य टोटली गलत हो जाएगा। आर यू बीन लिविंग, आर और बीन का कोई कभी भी इंग्लिश में कोई प्रयोग नहीं होता कभी जीवन में, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। आर बीन कुछ नहीं होता। हैज बीन, हैव बीन सुना होगा, आर बीन कभी नहीं सुना होगा। नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता है। हैव यू लिव्ड, अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का प्रयोग होता है और यू बहुवचन है तो हैव सही है, ठीक है ना। और लिव में क्या लगा हुआ है? ED, जैसा कि मैंने बताया। और ED है, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। हैज, हैव के बाद वर्ब की क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो हैव यू लिव्ड, तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। आपने देख लिया वाक्य गलत क्यों? क्योंकि इसमें आर पहले नहीं दिया, WH वर्ड है। और आप देखिए कि हैव क्यों आ गया? क्योंकि WH वर्ड के बाद तुरंत उस टेंस की क्या आ गई? सहायक क्रिया आ गई यू, और हैव के अकॉर्डिंग मुख्य क्रिया में क्या लगा हुआ है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए, द क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हार्ड अर्न सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स, के वो योग्यताएं जो कि जिन्होंने तिलक को सपोर्ट किया और उन्हें मेहनत से कमाई हुई सफलता दी, वो बहुत ही मुश्किलात से देखने को मिलती हैं भारतीय राजनीति में। इसका अनुवाद ये है। तिलक के बाल गंगाधर तिलक थे, उनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। अब देखिए वाक्य क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और वैसे वाक्य सही लगेगा आपको, क्योंकि पैरेललिज्म के रूल, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैरेललिज्म का रूल लग रहा है, हैव के बाद वर्ब की क्या आने चाहिए? थर्ड फॉर्म। वो बिल्कुल सही कहते हैं, उसमें कोई बात गलत नहीं है। क्योंकि वाक्य को उन्होंने शुरू में ही गलत कर दिया है, इसलिए आगे का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस पर रिप्रेजेंटेशन लगाना था और समझना था इस बात को कि चूंकि बाल गंगाधर तिलक अब जीवित नहीं है, पहले की बात चल रही है, तो सारी जो बात होनी चाहिए थी वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए। देखिए, गांधी जी was the greatest leader of India, was the greatest leader of India, ना कि is the greatest leader of India, क्योंकि गांधी जी है नहीं, गांधी जी थे। वो बात अलग है कि आप हम आज भी उनको अपनी मेमोरी में, इतने महान आत्मा को हम अपनी मेमोरी में याद करते हैं, लेकिन जब आप वाक्य लिखते हैं तो गांधी जी एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं नहीं, हैं तो मतलब वो अभी भी अलाइव हैं, राजनीतिज्ञ थे। तो वाक्य पास्ट में हो रहा है। जब कोई व्यक्ति पास अवे हो गया होता है, उसका देहांत हो जाता है, तो हम जब पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और जो बात, जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई तो पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। और लेकिन यदि उन्हें कितनी अब तक सेंचुरी बना ली है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। देखिए अंतर होता है पास्ट में और प्रेजेंट टेंस में काफी, पास्ट टेंस में और प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट में। इनका आपको पता ही है, पास्ट का मतलब वर्ब की द्वितीय फॉर्म, और प्रेजेंट का मतलब हैज, हैव या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो कार्य अभी तक संपन्न हुए होते हैं, अभी तक जो क्रियाशील हो चुके हैं, जैसे कि मैंने 100 किताबें पढ़ी या पढ़ ली हैं, तो मैंने एक किताब पढ़ी थी तो उसमें पास्ट टेंस का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन मैंने अब तक कितनी पढ़ ली है उसके लिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आई हैव रीड 100 बुक्स, तो मतलब ये है कि मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, आज के समय तक, मतलब जब मैं अभी बैठा हूं,
मैं कितनी किताबें पढ़ चुका हूं? 100 किताबें। लेकिन यदि मैं बोलूं कि मैंने क्रिकेट खेली थी कल, तो आई हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे नहीं आएगा, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, क्योंकि वो बात पहले ही खत्म हो गई, अब कंटिन्यूस नहीं है। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, ठीक है ना। तो देखिए जब वाक्य क्या कह रहा है कि मैंने अब तक कितनी पढ़ ली किताबें, अभी इस पॉइंट तक जब तक मैं बात कर रहा हूं, तो पूरा परफेक्ट काम अभी तक के लिए हुआ है, तो आई हैव रीड बुक 100 बुक्स हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने कल क्रिकेट खेली है, जो कि है ना काम कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से पास्ट में ही, तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते आई हैव प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। तो जो व्यक्ति दिवंगत हो चुके हैं, जो पास अवे हो चुके हैं, तो आप गांधी जी इज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया नहीं, गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। तो जब भी तिलक के बारे में बातें होती हैं जो अब तक के लिए सही है, अब तक के लिए, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन चूंकि तिलक जी नहीं है, इसलिए पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाना चाहिए यहां पर। तो द क्वालिटीज विच सपोर्टेड का प्रयोग किया जाना चाहिए था, कि वे योग्यताएं जो कि तिलक ने अब तक सपोर्ट की। मतलब जैसे कि एक वाक्य में आपको और समझाता हूं, जैसे कि माय ब्रदर हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, और माय ब्रदर हेल्प्ड मी अ लॉट। अब देखिए दोनों वाक्यों को वही व्यक्ति समझ जाएगा, थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा कि मेरे भाई ने अब तक मेरी मदद की है। आपका किसी परीक्षा में चयन हो गया है और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और अब तक वो आपकी मदद कर चुका है हर चीज में, पढ़ाई में भी, और आपको इस इंटरव्यू में लाने तक, गाड़ी से उठाने तक भी, अभी तक। तो मतलब उसने आपकी मदद की है, तो इसका मतलब आपका भाई अभी तक जिंदा है, अभी तक वो आपके लिए काम कर रहा है, और अभी तक वो आपकी, या आप ये बोल सकते हैं अभी तक भी वो आपकी मदद करने का, चूंकि अभी वो इंटरव्यू से उठा करके आपको इंटरव्यू में लेकर के आया है और आप बता रहे हैं अपनी सक्सेस की स्टोरी, तो अभी तक मदद कर चुका है। तो माय ब्रदर हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। और दूसरे वाले वाक्य का मतलब माय ब्रदर हेल्प्ड मी अ लॉट, हेल्प्ड मी अ लॉट, मतलब मेरे भाई ने मेरी मदद की, अब नहीं करता वो मेरी मदद। जब आप परफेक्ट का टेस्ट प्रयोग कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली तक वो काम चलता आ रहा है, और जब पास्ट का कह रहे हैं मतलब वो काम पहले ही हो चुका है, अब उसकी कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर क्या है कि क्वालिटीज जो कि अभी तक सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि अब तो वो है ही नहीं है, इसलिए प्राचीन काल में सपोर्ट किया था, यहाँ पर सपोर्टेड का प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यहाँ पे हैव लगा करके वाक्य गड़बड़ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज कर दिया आपको तिलक। तो आप इसमें जनरली पास्ट टेंस का ही प्रयोग करें और इसमें गेव का प्रयोग करें, क्योंकि चूंकि पास्ट की बात चल रही है। अब आगे पढ़ते हैं गट सक्सेस हैव बीन रेयर। अब देखिए हैव बीन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया गया, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन का प्रयोग किया गया है। रेयर इन दिस पॉलिटिक्स, जो अब तक की राजनीति में बहुत ही कम हुआ है, मतलब जितने और योद्धा आए हैं बहुत सारे, लेकिन अब तक जो राजनीति चल रही है, तो इसमें परफेक्ट टेंस का प्रयोग उन्होंने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि राजनीति तो अभी भी चल रही है, भारतीय राजनीति तो अभी भी चल रही है, तो अभी तक के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो तिलक के बारे में कहा गया वो पास्ट की बात थी, इसलिए यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, हैड गिवन का प्रयोग होगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हैव ऑलरेडी लग गया, तो हैड गिवन कैसे हो सकता है। हैव सपोर्टेड एंड हैड गिवन, ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। और ये क्या है, हैव गिवन, जो दो बार हैव का प्रयोग करना तो वैसे भी उचित नहीं है। ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज बीटन, अरेस्टेड एंड बीटन, तो ही वाज अरेस्टेड एंड ही वाज बीटन ऐसा नहीं होता है। आप एक ही बार सहायक क्रिया लगा दीजिए और उसके अनुसार तमाम मुख्य क्रियाएं लगाते चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि ही वाज कॉट एंड वाज किल्ड, he was caught and killed। तो अब देखिए इसमें he was caught and was killed सही है, he was caught and killed बिल्कुल सही बात है। दूसरा वाला वाक्य सही है, डबल जबरदस्ती की सहायक क्रिया का अननेसेसरी प्रयोग किया गया है यहाँ पर, जबकि आपको पता है कि एक बार जो सहायक क्रिया लग गई तो आगे की मुख्य क्रिया उसके अकॉर्डिंग आप लगाते चल सकते हैं। तो वाज कॉट एंड वाज किल्ड ये गलत हो गया, एक ही बार वाज का प्रयोग काफी है। इसी प्रकार एक बार हैव लग चुका तो दोबारा हैव गिवन में लगाने की जरूरत नहीं थी, तो ये वाक्य गलत है।
हेड गलत है। अब यहाँ पर चूंकि वाक्य मैंने बताया आपको इतना सारा एक्सप्लेन करके कि वाक्य पास्ट में संबंधित है, पास्ट की चीजों से, तो यहाँ पर गेव का आप प्रयोग करिए, फर्स्ट का ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। अब अगला वाक्य है राइस इज टू द जापानीज वाइल पोटैटोज आर टू मेनी यूरोपियंस। देखिए राइस क्या होता है, जापानीज की एक फंडामेंटल खाना होता है, एक मूलभूत खाना होता है, और यहाँ के लोग ज्यादा राइस पसंद करते हैं। अब देखिए वाइल का प्रयोग कब किया जाता है, या तो ड्यूरेशन के दौरान किया जाता है किसी के नाम में, जैसे कि आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाई ही वॉज सिंगिंग, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब वो गाना गा रहा था, उस दौरान जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब वो गाना गा रहा था। तो आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल ही वॉज सिंगिंग, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट वाइल ही वॉज सिंगिंग, जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तब वो गाना गा रहा था। तो एक तो ड्यूरेशन के लिए किया जाता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी के रूप में किया जाता है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ऑल दो के रूप में, वाइल ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, ठीक है ना, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और तीसरा होता है कंपैरिजन के लिए, जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो राइस किस में फेमस है, राइस इज टू द जापानीज, मतलब जापानीज किसे पसंद करते हैं, ज्यादातर चावल किसे पसंद करते हैं, फंडामेंटल खाना किसका है, जापानीज का, यहाँ पर परंपरा है उनकी चावल खाने की है। तो राइस इज टू द जापानीज, जबकि पोटैटोज आर टू मेनी यूरोपियन, जबकि आलू यूरोप वाले ज्यादा खाते हैं, उनको ज्यादा पसंद है, वहां का बेसिक खाना है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राज जापानी के लिए कि आलू, दैट का मतलब क्या होता है कि, सबको पता होगा दैट का मतलब, आई एम हैप्पी दैट यू हैव कम हियर, मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप यहाँ पर आए, ठीक है। अब व्हाट का प्रयोग तो जो के अर्थ में होता है या क्या के अर्थ में होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में जो या क्या क्या अर्थ देता है, आप ऐसे समझिए हिंदी में। तो यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया नहीं जाएगा कि जो राइस जापानीज के लिए, जो आलू, इस तरीके का प्रयोग तो बिल्कुल सही नहीं है। और विच का भी वही जो का मतलब देता है, विच भी, या तो कौन सा का अर्थ देता है, विच बुक कौन सी किताब, या फिर बीच में लगता है रिलेटिव प्रोनाउन तो जो का अर्थ देता है, दो अर्थ देता है। व्हाट भी जो का क्या का अर्थ देता है, और विच भी जो का या कौन से का अर्थ देता है, और जबकि वाइल किसका देता है, जबकि का ही अर्थ देता है, ठीक है ना। तो राइस जापानीज के लिए, जबकि आलू किसको पसंद है, यूरोपियन वालों को, इसलिए इसमें नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, वाक्य में कोई गलती नहीं है, यहाँ पर वाक्य पूरी तरीके से करेक्ट। देखिए अगला वाक्य, ही हैज क्वालिफाइड इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। तो यहाँ पर वाक्य को बिल्कुल सही किया जा सकता है यदि किसी प्रीपोजिशन का ज्ञान है, तो क्वालिफाइड के बाद प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एंग्री विद अ पर्सन होता है, किसी व्यक्ति से नाराज है तो आई एम एंग्री विद दैट पर्सन, ठीक है ना। और एंग्री एट अ थिंग, किसी चीज पर नाराज है, किसी वस्तु पर नाराज है तो एंग्री एट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लाफ के बाद एट का प्रयोग, ही लाफ्ड एट मी, वो मुझ पर हंसा, ठीक है ना। एग्री विथ यू होता है, एग्री विथ अ पर्सन होता है। इसी प्रकार फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं। इसी क्वालिफाइड के बाद प्रीपोजिशन इन नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल एरर है, ये जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो फालतू में हो रहे हैं, यहाँ पर बड़ी सिंपल है, ही हैज क्वालिफाइड फॉर का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर पार्ट बी में गलती है। और इन द फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली, ये बिल्कुल सही है, ओनली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है। आई हैव ओनली 50 रुपीज भी सही है, मेरे पास केवल 50 रुपए हैं, और आई हैव 50 रुपीज ओनली। आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, आई हैव 50 रुपीज ओनली मॉम, कि मेरे पास केवल 50। तो ओनली का प्रयोग यहाँ पर भी सही था, ओनली इन द फर्स्ट अटेम्प्ट भी सही था, और लास्ट में भी प्रयोग सही है, कोई गलती नहीं, क्वालिफाइड फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए वाक्य। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं कि ही इज वर्किंग, आई एम वर्किंग हेयर एज टीचर, क्या गलती है, आई एम वर्किंग हेयर एज टीचर, पकड़ में आई, आई एम वर्किंग हेयर एज टीचर, एज अ टीचर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जब भी एज वाक्य में आता है और वो किसी की प्रोफेशन को बताता है तो एज के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ही इज वर्किंग हेयर एज अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, जैसे कि एज अ पेरेंट तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एज अ ब्रदर मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। कईयों बार आपने सुना होगा, लेकिन आप वाक्य में नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि वाक्य लंबा होता है, वो आपको कंफ्यूज कर देता है, आपकी बुद्धि फिर जाती है, आपके सेंस सोचने का, आपको आता सब है लेकिन आप उसको यूज नहीं किया जाता। इसके लिए क्या जरूरी है, वाक्य को 2-4 बार ढंग से पढ़ा जाए और ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू पे फोकस किया जाए। पार्लियामेंट, जैसे कि ही इज सर्विंग हेयर या आई एम सर्विंग हेयर ऑन यूट्यूब चैनल एज अ टीचर, कि मैं यूट्यूब चैनल पर सर्व कर रहा हूं, कैसे के रूप में, एज अ टीचर के रूप में।
ठीक है ना, सेवा दे रहा हूं अपनी। तो एज के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो यदि उसको गिना जा सकता है, उस नाउन को, टीचर को गिना जा सकता है, स्टूडेंट को गिना जा सकता है, एज अ स्टूडेंट प्रोफेशन बता रहा है कि मैं यहाँ पर कैसे काम कर रहा हूँ, मेरा काम क्या है। तो पार्लियामेंट टुडे सर्व लेस एज लोकस, लोकस यानी बिंदु पथ, जो कि काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। फॉर डिबेट, आजकल पार्लियामेंट जो है वो डिबेट और डिस्कशन पर कम ध्यान देती है। लोकस यानी बिंदु पथ, कम बिंदु पथ है उसका, और मोर एज वन फॉर डिन एंड डिस्कस, और झगड़ों में ज्यादा व्याप्त रहती है, इस वाक्य का कहना ही है, ठीक है। तो पार्लियामेंट टुडे सर्व एज लोकस के एज अ लोकस, तो वाक्य आपकी समझ में आ गया होगा यदि आप, मैंने जितनी बात बताई कि यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, एज अ लोकस का प्रयोग किया जाएगा। बाद बाकी वाक्य में कोई गलती नहीं है, केवल सिंपल है कि पार्लियामेंट आजकल एज अ लोकस के रूप में काम कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज अ लोकस का प्रयोग किया जाएगा, इस पर ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। आई एम वर्किंग हियर एज अ टीचर, ही इज टेकिंग मी एज हिज ब्रदर, ठीक है ना, एज अ ब्रदर। तो इस तरीके से आगे देखिए आप, इट इज अ मिथ दैट ड्रिंकिंग विद इन लिमिट्स हेल्प्स टू इम्प्रूव द हेल्थ। अब इस वाक्य में बहुत से लोग जो नए विद्यार्थी हैं वो तो काफी कंफ्यूज हो गए होंगे, पता नहीं क्या चल रहा है, ये समझ ही नहीं पाए होंगे, ये हेल्प में ऐसा लग गया, टू में इम्प्रूव में ऐसा लग गया, क्या है। अब आप वाक्य देखिए, एक देखिए जरा ध्यान से इधर, सिंगिंग आर अ गुड हैबिट, वाक्य सही है क्या, सिंगिंग आर अ गुड हैबिट, सिंगिंग इज अ गुड हैबिट, गाना गाना क्या है, एक अच्छी आदत है। देखिए अब ये वाक्य तो सबसे सही कर लेंगे, यदि ऐसा वाक्य दे देगा तो फिर क्या मतलब है, तो सभी सिलेक्ट हो गए होते, सबकी नौकरी लग गई होती, ऐसे वाक्य नहीं आते, थोड़ी सी आपको बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। यहां पर वो दे देगा सिंगिंग सॉन्ग्स, अब दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स गुड हैबिट। अब आपकी बुद्धि फिर गई, अब आपके समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं कैसे, सॉन्ग के अनुकूल लगाऊं या सिंगिंग के अकॉर्डिंग लगाऊं। आप किसका हिंदी में अनुवाद कर लो, गाने गाना एक अच्छी आदतें हैं या अच्छी आदत है, गाने गाना। तो वाक्य की सब्जेक्ट क्या है, सिंगिंग। जब भी वाक्य की शुरुआत बरो में आईएनजी से होती है, फिर से कह रहा हूं, जब भी वाक्य की शुरुआत किससे होती है, बरो में आईएनजी से होती है, तो मुख्य क्रिया उसके अकॉर्डिंग ही आती है, सहायक क्रिया उसके अकॉर्डिंग आती है। उसके आगे कितने भी नाउन बहुवचन लगा दो चाहे एक वचन लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, सिंगिंग से, गाने गाना अच्छी आदतें। तो सॉन्ग्स जब लगा हुआ है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज, क्योंकि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगिंग है ना कि सॉन्ग्स है। लेकिन यदि दो वाक्य आईएनजी वाले एंड से जुड़ जाएं, देखिए वाक्य को, यदि दो शब्द आईएनजी वाले एंड से जुड़ जाएं तो फिर वो बहुवचन हो जाता है। जैसे कि देखिए सिंगिंग एंड डांसिंग, अब यहां पे इज नहीं आएगा, गाना गाना और नचना या नृत्य करना अच्छी आदतें हैं, दो आदतें हो गई, सिंगिंग हो गई और कौन सी हो गई बोलिए, डांसिंग हो गई। तो यहां पर आर का प्रयोग किया जाएगा, सिंगिंग एंड डांसिंग आर गुड हैबिट्स का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यदि एंड से नहीं जुड़ा हो, फिर कितने भी बहुवचन नाउन आ रहे हैं, प्लूरल नाउन आ रहे हैं, तो फिर आप उसमें एक ही बार केवल इस सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। देखिए जैसे कि हेल्पिंग द ओल्ड कॉमा स्टूडेंट्स कॉमा बॉयज कॉमा गर्ल्स अ फिल इन द ब्लैंक्स गुड हैबिट। अब आदमी तो बिकट ही कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यदि आपको रूल क्लियर है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्प से हो रही है। देखिए बूढ़ों की मदद करना, छात्रों की, लड़कों की, लड़कियों की मदद करना एक अच्छी आदत है। अच्छी आदतें हैं नहीं, बहुत सारी आदतें कहाँ हैं, सबकी मदद करना, बूढ़ों की, बुजुर्ग लोगों की, छात्रों की, लड़कियों की, लड़कों की मदद करना अच्छी आदत है, इज अ गुड हैबिट। तो यहाँ पर इज का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि वाक्य की शुरुआत आईएनजी से हुई है, तो ये एक वचन ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। यदि दो बार जुड़े होंगे तो फिर आर का प्रयोग किया जाएगा। अब इस वाक्य को देखिए आप, इट इज अ मिथ दैट, यह एक झूठ है, एक मिथ है, क्या है कि ड्रिंकिंग विद इन लिमिट्स,
कि शराब पीना लिमिट्स में। अब आप इस लिमिट्स को देख करके सोचेगा कि ये तो और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि मुख्य क्रिया में क्या लगा हुआ है, एस या ईएस, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। लेकिन आदमी लिमिट को देख लेगा, लिमिट तो बहुवचन है, तो हेल्प में से क्या हट जाना चाहिए, एस हट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप गलत हैं। तो ड्रिंकिंग विद इन लिमिट्स, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पर ड्रिंकिंग से हो रही है, मतलब एक वचन है वाक्य, तो हेल्प में क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए। तो वाक्य तो जो सही लिखा है, मतलब हेल्प में एस तो सही लगा है। टू इम्प्रूव्स, अब यहाँ पर गलती हो गई, उसने वाक्य में यहाँ पर गलती कर दी, क्योंकि जब इन्फिनेटिव होता है, ही वांट टू प्लेज क्रिकेट होता है कि ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट होता है। आई वांट टू गो देयर होता है कि आई वांट टू गो देयर। जब भी टू एज ए इन्फिनेटिव प्रयोग होता है तो मुख्य क्रिया में ऐसे यस तो कभी लग ही नहीं सकता। टू जब इन्फिनेटिव, हाँ टू प्रीपोजिशन होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, तो आईएनजी लग जाती है टू के बाद। लेकिन टू के बाद यदि मुख्य क्रिया आ रही है तो मुख्य क्रिया की प्रथम फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, मतलब एस या ईएस नहीं लगता, ना ही थर्ड फॉर्म लगती है। टू के बाद रट लो बिल्कुल, इन्फिनेटिव टू के बाद वर्ब की क्या आती है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर इन्फिनेटिव टू है तो इम्प्रूव में क्या नहीं लगना चाहिए, एस नहीं लगना चाहिए। तो हेल्प में एस तो लगना चाहिए, क्योंकि ड्रिंकिंग एक वचन हो गया वाक्य की शुरुआत। लेकिन इम्प्रूव में क्या नहीं लगना चाहिए, ऐसा आप ढूंढ लो, ऐसा कौन सा वाक्य है। देखिए हेल्प इम्प्रूव्स, ये हेल्प में क्या नहीं लगा है, एस नहीं लगा है, तो ये वाक्य गलत हो गया। इसमें भी एस नहीं लगा है, तो ये गलत, ऐसे ही एलिमिनेट होते हैं, दो तो ऐसे ही हट गए। तीसरे में लगा है हेल्प्स और इम्प्रूव, इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि हेल्प एकमात्र ऐसी वर्ब होती है, हेल्प एकमात्र ऐसी वर्ब होती है जिसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। तो हेल्प्स इम्प्रूव, अब ये वाक्य सही है, क्योंकि हेल्प में इन्फिनेटिव यहाँ पे छुपा हुआ है, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कर दिया गया है, तो ऑप्शन डी सही है। और जिसको इतनी सी भी नॉलेज है तो भी वो इस वाक्य को सही कर देगा। ठीक है, अगला देखिए आप, 8वां। A member shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee. एक मेंबर को जरूरत होगी ब्याज चुकाने की ऐसी रेट पर जो कि कमिटी द्वारा, जो कि समिति द्वारा फिक्स की जाए। तो अब देखिए, ही इज सच अ बॉय, सच गुड बॉय होता है कि ही इज सच अ गुड बॉय। व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड होता है कि व्हाट ब्यूटीफुल चाइल्ड होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल चाइल्ड होता है। व्हाट अ कार, व्हाट अ नाइस जोक, आर्टिकल। इसी प्रकार सच के बाद एडजेक्ट, सच के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सच के बाद यदि गणनीय एक वचन संज्ञा हो, यदि इसको गिना जा सके और एक वचन हो, तो आर्टिकल आ का प्रयोग किया जाता है। ही इज सच अ बेगर, वो एक कैसा है, भिखारी है। कैसा भिखारी है यार वो, तो ही इज सच अ बेगर। बोलते हैं लोग, गुस्से में बोल जाते हैं, ही इज सच अ बेगर, यार क्या आदमी है, ही इज सच अ फूल, यू आर सच एन इडियट। तो सच के बाद किस, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल एक। आप देखिए यहाँ पर रेट क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ब्याज की दर और दरें भी होती हैं, तो एट सच आ रेट का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बड़ी सिंपल गलती है, एट सच आ रेट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सच के बाद आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और बाद बाकी सेल बी रिक्वायर्ड में कोई गलती नहीं है, टू पे इंटरेस्ट सच आ रेट एज इज फिक्स्ड बाय द कमिटी, कोई गलती नहीं है। 9वां देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग द चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया ऑल्सो एग्रावेट द सिचुएशन। के बच्चों को प्रैक्टिस यानी आदत, और स्टार्विंग यानी भूखा मारना, ये भूखा मारना दोनों ही इसके मतलब होते हैं। स्टार्व यानी भूखा मरना और भूखा मारना। तो बच्चों को भूखा मारने की आदत क्यों, कि उनके दस्त सही हो जाएं, जिससे कि उनके दस्त सही करने के लिए बच्चों को क्या करते हैं, बहुत से लोग भूखा रखते हैं, जिससे क्या होता है, कुछ खाएंगे नहीं तो दस्त नहीं लगेंगे, इस तरीके की सोच होती है कुछ लोगों की। ये वाक्य कह रहा है। तो ऑल्सो एग्रावेट द सिचुएशन, वो क्या होती है, सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब और बना देती है। जो बच्चों को दस्त लगते हैं, यदि आप उनको भूखा रखते हैं, तो ये वाक्य कह रहा है कि ऐसी आदत और खराब कर देती है। तो क्या है कि उसमें ऑप्शन दिया स्टार्विंग चाइल्ड, तो स्टार्विंग चाइल्ड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए बात की जा रही है। या स्टार्विंग होता तो आ चाइल्ड का प्रयोग किया जाता फिर, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के आता नहीं है, बिना आर्टिकल के सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ ही नहीं सकता।
ही इज चाइल्ड नहीं होता, ही इज अ चाइल्ड होता है। आई एम बॉय नहीं होता, आई एम अ बॉय होता है। शी इज गर्ल नहीं होता, शी इज अ गर्ल होता है। क्योंकि एक वचन गणनीय संज्ञा बिना आर्टिकल के नहीं लिखी जाती, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं लिखा जाता है। तो ये वाला वाक्य गलत हो गया, पहला वाला। स्टार्व चिल्ड्रन, ऑफ क्या है यहाँ पर? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या बरों में क्या आती है? बोलिए, आईएनजी आती है। रट लो। प्रीपोजिशन के बाद यदि मुख्य क्रिया आ रही है तो बरों में क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। आई एम फॉन्ड ऑफ प्ले क्रिकेट नहीं होता, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन, तो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट होता है। ठीक है ना। शी इज बिजी इन डू हर वर्क नहीं, इन डूइंग हर वर्क, क्योंकि इन क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बारे में क्या आती है? बोलिए, आईएनजी। ऑफ क्या है? बोलिए, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में क्या आती है? बोलिए, आईएनजी। स्टार में आईएनजी लगी है क्या? गलत हो गया। बाकी अब दो बचे हैं, स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग द चिल्ड्रन। इसका मतलब यदि आप दो ऑप्शन रूल आउट कर चुके हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए, या तो मुझे दा हटाना है या दा लगाना है। वाक्य देखिए, वाक्य आपको खुद डिमांड अपनी बता देता है। यदि आप वाक्य की गहराई में उतर चुके हैं, आप उसको समझ चुके हैं, आप उसकी रूह को समझ चुके हैं, तो वाक्य आपको खुद ही बता देता है कि मैं क्या चाह रहा हूं। या तो वो आर्टिकल दा का प्रयोग आपसे चाह रहा है या आपसे नहीं चाह रहा है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्या होता है। देखिए, आर्टिकल दा जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, मतलब फिक्स चीजों के आगे लगता है। जब आप किसी चीज को डेफिनेट बना देते हैं, उसको निश्चित कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं, तब आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। नॉर्मल सेंस में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका काफी डिटेल्ड वर्जन है जो हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल दा का। फिलहाल मैं इस वाक्य को आपको समझा देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। बताइए, द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, the boys are playing cricket in the ground। या फिर boys are playing cricket in the ground। इस सेम सेंटेंस मैंने डैश 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 कर दिया है, तो क्या सही होना चाहिए? बताइए। कंफ्यूज हो गए होंगे बहुत सारे लोग। देखिए, जब वाक्य नॉर्मल अर्थों में, जब बहुवचन संज्ञा मतलब काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग जब सामान्य अर्थों में किया जाता है तो आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। क्या बताइए, लड़के ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसमें स्पेशल क्या है? कुछ स्पेशल बात लग रही है? नॉर्मल वाक्य है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल है सर। तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग, यहाँ पर जो पहला वाक्य में मैंने दा लगाया था वो दा का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा वाला वाक्य इसमें सही होगा। लेकिन वाक्य को निश्चित कैसे बनाया जाता है? क्या उसके आगे तब दा आर्टिकल लग सकता है या नहीं है? ये सस्पेंस है, अभी सस्पेंस क्लियर कर देते हैं। बॉयज इन दिस रूम आर अफ्रेड। देखिए कि लड़के जो कि इस रूम में हैं वो क्या है? डरे हुए हैं। क्या इसमें आर्टिकल दा लगेगा? आम बात है क्या? ये सिंपल वाक्य लग रहा है, डेफिनेट नहीं लग रहा क्या? देखिए, डेफिनेट वाक्य है ये। क्यों है? क्योंकि लड़के सभी नहीं डरे हुए। एक कमरा है किसी जगह पर और उसमें वो डरे हुए हैं। हो सकता है उन्हें घोस्ट से डर लग रहा हो या किसी और बात से डर लग रहा हो, लेकिन लड़के फिक्स कर दिए गए। वे लड़के जो कि इस रूम में केवल वो डरे हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, वो लड़के नहीं डरे हुए हैं। लड़के केवल वो ही डरे हुए हैं जो कि इस रूम में। तो यहाँ पर उनको क्या कर दिया गया? बोलिए, फिक्स कर दिया गया। तो द बॉयज इन दिस रूम हो जाएगा। वे ही लड़के जो इस रूम में हैं, वे लड़के जो इस रूम में हैं। तो फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर। तो जब भी वाक्य को फिक्स कर दिया जाता है तो उसके आगे आर्टिकल, जैसे कि काउ इज अ पेट, दा काउ, तो वो समूह के रूप में हो जाता है। उसको छोड़िए आप, एक और वाक्य ले लिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, या ऐसे ले लिए चिल्ड्रन आर प्लेइंग, चिल्ड्रन आर स्टडिंग ले लीजिए। बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या इसमें आर्टिकल दा लगेगा? आप कहेंगे सर ये तो वैसे ही छोटा वाक्य है, इसमें तो लगना ही नहीं है, क्योंकि बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो आम बात है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, चिल्ड्रन इन दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट।
अब कुछ कुछ आपके दिमाग की बत्ती जो बंद थी वो जल रही होगी कि बच्चे जो कि इस स्कूल में हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो उसने पहले बोला था कि चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, वो नॉर्मल बात है, लेकिन बच्चे तो बहुत स्कूलों में हैं, बच्चे तो बहुत स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इस स्कूल में हैं वो बहुत होशियार हैं। कोई व्यक्ति है, कोई प्रिंसिपल है, वो ये कह रहा है कि इस स्कूल के बच्चे तो बहुत होशियार हैं, बाद बाकी का मुझे पता नहीं है। तो उसने फिक्स कर दिए कि इस स्कूल के बच्चे। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आर्टिकल, द चिल्ड्रन इन दिस स्कूल हो जाएगा, वे बच्चे जो कि इस स्कूल में हैं। अब आपको समझ गए, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब इस वाक्य पे आ जाते हैं, बस अब इसको करेक्ट कर लेते हैं हम। तो प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, कि बच्चों को भूखा मारने की आदत जिससे कि उनका क्या हो जाए, दस्त सही हो जाए। लेकिन ये वाक्य क्या है कि वो वाक्य में ऐसे नहीं कह रहा है कि बच्चे जिनको दस्त हैं उनको भूखा नहीं मारा जाना चाहिए। वाक्य वो ऐसे नहीं कह रहा, वाक्य को समझने की अत्यंत जरूरत है। यदि वो ऐसे कह रहा होता कि द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम डायरिया, ठीक है ना, नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, उनकी क्या ली जानी चाहिए, देखभाल। तो इस प्रकार के वाक्य में आर्टिकल दा लगता है कि बच्चे जो कि दस्त से पीड़ित हैं उनकी देखभाल की जानी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे फिक्स हो जाते हैं। लेकिन वो यहाँ पे ये कह रहा है कि बच्चों को भूखा मारने की आदत जिससे उनका, लेकिन सभी बच्चों की बात कर रहा है, वो स्पेसिफिक बच्चों की बात नहीं कर रहा, ऐसे सभी बच्चे जो कि डायरिया से सफर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू क्योर डायरिया, मतलब उनका दस्त सही करने के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बच्चे नहीं कह रहा, वो सभी बच्चे जो कि डायरिया से पीड़ित हैं। वो ये नहीं कह रहा कि वे बच्चे जो डायरिया से पीड़ित हैं उनकी देखभाल करो, ऐसा नहीं कह रहा। यदि ऐसा कहता तो फिर आर्टिकल दा लगता है। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल बात कह रहा है कि बच्चों को भूखा मारने की आदत, देखिए लग ही रहा है आपको कि बच्चों को भूखी, अपन कह रहे हैं सुबह घूमने जाने की आदत अच्छी है, तो ये नॉर्मल वाक्य है कि नहीं है? तो वो सबके लिए कह रहा है कि बच्चों को भूखा मारने की आदत जिससे उनके दस्त सही हो जाए, उनके डायरिया सही हो जाए, वो सिचुएशन को क्या कर देते हैं और खराब कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे स्पेसिफिक बच्चे नहीं है, तो आर्टिकल दा नहीं आएगा, इसलिए पार्ट डी बिल्कुल सही होगा। इसमें यहाँ पर स्टार्विंग चिल्ड्रन का प्रयोग किया जाएगा, ना कि यहाँ पर द आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सेंस में। और भी आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर करता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को अभी जस्ट, यदि आपको बहुत अच्छा लगा हो, आपको बेटर एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, तो कृपया मैं चाहता हूँ कि इस पर काफ़ी ज़्यादा लाइक आए। अगली बार यदि ये नहीं आते, पसंद नहीं की जाती है वीडियो, तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।